विधि शास्त्र एवं विधि के सिद्धांत। प्रश्न चौथा 12 पेज नंबर। वैध प्रथा और उपेक्षाओं को समझाइए और बताइए कि प्रथा विधि का कब धारण करती है। प्रथा से आप क्या समझते हैं? वैधानिक प्रथा के क्या लक्षण हैं? प्रथा कब विधि बनती है? उत्तर। रूढ़ी को परिभाषित करते हुए विधि शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किए, जिनमें एलन सामंड ऑस्टिन के नाम उल्लेखनीय हैं। एलन के अनुसार विधिक एवं सामाजिक विषय के रूप में रूढ़ी समाज में असंत तथा आवश्यकता की और असंत अंधविश्वास तथा अनुसरण की शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती हैं। सामंड के अनुसार रूढ़ी ऐसे सिद्धांतों की अभिव्यक्तियां हैं जिन्हें न्याय और लोकप्रिय के सिद्धांतों के रूप में राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत स्वीकार कर लिया गया है। ऑस्टिन के अनुसार रूढ़ी आचरण का वह नियम है जिसका अनुपालन शासित वर्ग द्वारा इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि वह किसी राजनीतिक प्रवर द्वारा स्थापित विधि है, वरन इसीलिए किया जाता है कि वे अपनी स्वेच्छा से इसका अनुसरण करता चाहता है। किसी रूढ़ी को वैधानिक मान्यता प्राप्त होने के लिए उनमें कुछ तत्वों का होना आवश्यक है। ये तत्व रूढ़ी के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। प्राप्त करते हैं। विधि के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए अग्रलिखित तत्व होने चाहिए। निरंतरता तथा स्मरण काल से प्रचलन, वैधानिकता से अनुपाता, तर्कसंगता, गृहता, निश्चितता, शांतिपूर्ण ढंग से प्रयोग। पॉइंट नंबर 1, निरंतरता तथा स्मरण काल से प्रचलन। वैध रूढ़ी के लिए यह आवश्यक है कि एक बार प्रारंभ होने के बाद निरंतर प्रचलन में रही हो, इसलिए इस तरह वह स्मरणकालीन से व्यवहार में हो कितना समय स्मरणीय माना जाए, इस पर विधि शास्त्रियों में मतभेद है। ब्लैक स्टोन के मतानुसार वैधानिक एवं बंधनकारी प्रभाव रखने के लिए यह आवश्यक है कि रूढ़ी इतनी पुरानी हो कि मनुष्य की स्मृति उसके विपरीत नहीं जा सके। इसलिए कोई व्यक्ति किसी रूढ़ी के संबंध में यह संबंधित कर सकता है कि वह किसी निश्चित समय में प्रचलित है, तो इस स्थिति में वह रूढ़ी विधि मान्य नहीं होगी। अर्थात रूढ़ी की उत्पत्ति इतनी पुरानी होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति यह संबंधित न कर सके कि उस रूढ़ी का प्रारंभ कब से हुआ है। दूसरा पॉइंट नंबर, वैध संविधाओं से अनुपता रूढ़ी को संसद द्वारा निर्मित विधियों के अनुरूप होना चाहिए। अगर कोई भी रूढ़ी लिखित अथवा अधिनियमित विधि के किसी उपबंधों के विपरीत है तो उसे वैध नहीं माना जाएगा। पॉइंट नंबर 3, तर्क संगता रूढ़ी को तर्क संगता होना चाहिए। लिटलटन के मतानुसार ऐसी कोई भी रूढ़ी जो तर्क के विरुद्ध नहीं है स्वीकार एवं ग्रहण की जा सकती है। किसी भी प्रचलित रूढ़ी की प्राधिकारिता निरपेक्ष नहीं होती, वरन वह न्याय अनुकूल और जन उपयोगी होने पर ही प्राधिकार होता है। यदि रूढ़ी सामान्य तर्क के अनुकूल है तो उसे तर्क संगत कहा जाएगा। तर्क संगत की आवश्यकता अत्यंत ही जटिल एवं कठिन आवश्यकता है। यह एक शस्त्र है जिसके सहारे न्यायालय के हाथों में रूढ़ी की मान्यता संबंधी निर्णयों की बहुत बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं।
ग्रहता रूढ़ि की विधियां मान्यता के लिए यह आवश्यक है कि वह सभी व्यक्तियों द्वारा संग्रह की गई हो तो तथा उसे माना या शैक्षिक नहीं होना चाहिए। स्मार्ट के मतानुसार रूढ़ि ऐसी होनी चाहिए कि उन लोगों में जो उस रूढ़ि को प्रयोग करते हैं यह साधारण होनी चाहिए कि रूढ़ि उसके लिए बंधनकारी है, न कि वैकल्पिक। अगर कोई प्रथा एक लंबे समय तक निलंबित रहती है तो यह मान लिया जाएगा कि वह कभी अस्तित्व में ही न थी। निश्चितता। पॉइंट नंबर 5। रूढ़ि को निश्चितता होना चाहिए। चीफ जस्टिस विलियम्स ने कहा है कि यदि रूढ़ि निश्चित नहीं है तो उसे स्मृति के बाहर के समय से उत्पन्न हुआ नहीं सिद्ध किया जा सकता, क्योंकि कैसे कोई वास्तव मस्तिष्क के बाहर के समय उत्पन्न हुई कही जा सकती है जबकि यह निश्चित न हो कि क्या है। अतः रूढ़ि की निश्चितता उसके अस्तित्व का प्रमाण है। रूढ़ि को विधि बनाने के लिए आवश्यक है कि वह निश्चित हो। 6वां, शांतिपूर्ण ढंग से प्रयोग। रूढ़ि की मान्यता के लिए यह आवश्यक है कि रूढ़ि का उपयोग पुराने समय से शांतिपूर्ण बिना किसी विवाद के हुआ हो। रूढ़ि आधारित किसी भी अधिकार का निर्दोष प्रयोग उसके अस्तित्व का बहुत ही अच्छा प्रमाण है। ब्लैकस्टोन के मतानुसार रूढ़ि का प्रादुर्भाव जनसाधारण की प्रारंभिक सहमतियों में होता है, इसलिए शांतिपूर्ण उपयोग रूढ़ि की मान्यता की अनिवार्य आवश्यकता है। कब प्रथा विधि का रूप धारण कर लेती है, इस विषय पर विधि शास्त्रियों में मतभेद है। इस विषय पर प्रतिपादित विचारों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक में विषैले प्रसारणात्मक अध्ययन पद्धति वाले के विचार आते हैं एवं दूसरे में ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति वाले के विचार आते हैं। पॉइंट नंबर 1, विश्लेषणात्मक पद्धति के विद्वानों के अनुसार ऑस्टिन के मतानुसार प्रथा उस समय विधि बनती है जब राज्य उसे मान्यता प्रदान कर देती है। इस प्रकार राज्य द्वारा यह मान्यता 2 प्रकार से दी जा सकती है। एक तो यह है कि इसे प्रभुसत्ता व्यवस्थापिका या अधीनस्थ व्यवस्थापिका द्वारा विधि का रूप प्रदान कर दिया जाए। यह कि इसे निर्णयों का आधार बना दिया जाए और इस तरह यह न्यायिक पंक्तियाँ बना जाए। ऑस्टिन का कहना पूरी तरह सही नहीं है। यह सिद्धांत तथा प्रथा को केवल उसी समय से विधि मान्यता है जब उसे न्यायालय किसी मुकदमे के फैसले में मान्यता प्रदान करते हैं। हॉलैंड के अनुसार प्रथा उस समय विधि नहीं होती जब इसका जन्म होता है। यह राज्य की मान्यता मिलने पर ही विधि बनती है। विधि का रूप केवल वही प्रथाएं प्राप्त करती हैं जो उचित होती हैं। इसी कारण न्यायालय बहुत सी प्रथाओं को निर्मूल भी कर देती हैं। रूढ़ि को विधि की तरह बंधनकारी होने के लिए यह आवश्यक है कि वह बहुत पहले से ही निश्चितता प्राप्त चुकी हो एवं साथ ही साथ इसके विरुद्ध कोई विधान न बना हो। ऐतिहासिक पद्धति के विद्वानों के अनुसार ऐतिहासिक पद्धति के विचारों के अनुसार प्रथा स्वयं विधि होती है और यह अपने ही अस्तित्व से बंधनकारी शक्ति प्राप्त करती है। ऐतिहासिक पद्धतियों के विचार विधियों को सर्वाधिक चेतना से निकली हुई मानते हैं। रूढ़ि केवल इसी सार्वजनिक चेतना की अभिव्यक्ति मात्र है, इसलिए प्रथा स्वयं ही विधि होती है। इसे वैधानिक स्वरूप प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। पुच्चा के मतानुसार प्रथा केवल आत्मनिर्भर तथा राज्य की मान्यता से स्वतंत्रता ही नहीं होती है, बल्कि सभी प्रकार से उचित विधाओं की
पृष्ठभूमि भी होती है। सेंगेलेंगिक के अनुसार विधि व्यक्तियों की सामान्य इच्छाओं से उत्पन्न होती है, जिससे ने कहा है कि किसी प्रथा का पालन विधि का कारण नहीं वरन विधियों के अस्तित्व का सबूत है। प्रथा वास्तव में व्यक्तियों के औचित्य एवं न्याय संबंधी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इस वजह से प्रथा मान्य प्राप्त करने से पहले ही विधि की शक्तियाँ प्राप्त करती हैं। प्रश्न चौथा ब, विधि की उत्पत्ति में न्यायालय की भूमिका में व्याख्या कीजिए। विधि एक ऐसी कल्पना है जिसको परिभाषा करना काफ़ी कठिन ही है, नहीं बल्कि असंभव प्रतीत होता है। फिर भी विधि शास्त्रियों ने विधि को अपने हिसाब से परिभाषित किया है। ब्लैकस्टोन के अनुसार कार्यों के संपूर्ण नियमों को विधि कहा जाता है। हुकर विधि को ऐसे नियम या उपनियम मानते हैं जिसके द्वारा मनुष्यों के कार्य संचालित होते हैं। हॉलैंड के अनुसार विधि से आशय मानवीय कृत्यों के उन सामान्य नियमों से है जिनकी अभिव्यक्ति मनुष्य के बाह्य आचरणों द्वारा होती है और जो किसी अनिश्चित प्राधिकारी द्वारा लागू किए जाते हैं। यह प्राधिकारी कोई ऐसी व्यक्ति होती है जिसे उन मानवीय प्राधिकारियों में से चुना जाता है जो राजनीतिक समाज में सर्वशक्तिमान होते हैं। इस प्रकार की परिभाषा ऑस्टिन के द्वारा भी दी गई है। विधि की उत्पत्तियों के संबंध में भी विधि शास्त्रों में मतभेद है, परंतु इस संबंध में सभी एकमत हैं कि विधि किसी शक्तिमान या प्रभुसत्ता व्यक्ति द्वारा निर्मित की जाती है। प्राचीन हिंदू विधि में धर्म को ही विधि माना गया है, जिसकी व्याख्या सर्वप्रथम ऋग्वेद में की गई थी तथा बाद में उपनिषदों तथा जैमिन के दर्शन शास्त्र ने इसके क्षेत्र को और अधिक व्यापक बना दिया। विधि एवं विधान को एक दूसरे का माना जाता है, क्योंकि विधान विधि का ही एक भाग होता है जिसका निर्माण सर्वशक्तिमान द्वारा किया जाता है। डायन एंड हुजर ने विधान शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है कि किसी प्राधिकारी शक्ति द्वारा विधि को विवशपूर्वक एक निर्धारित ढांचे में ढालने की शक्तियों की विधान कहते हैं, बशर्ते उस प्राथमिकता शक्ति न्यायालय के निर्णय के समक्ष रूप मान्यता है।